गजेंद्र यादव जी, जिनका स्वागत सत्कार करते हुए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, पहली बार के विधायक और पहली बार के ही कैबिनेट मंत्री। तो सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सोनल जी। और अब हम अपने दुर्ग जिला संवाद के अंतिम चरण में हैं और हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए गजेंद्र यादव जी हैं। गजेंद्र यादव जी केवल दुर्ग क्षेत्र के विधायक नहीं हैं, बल्कि विष्णुदेव साय सरकार के सम्माननीय मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है। एक बड़ी उत्कृष्ट विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उनके पिता विरदाराम यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। सार्वजनिक क्षेत्र में अपने सामाजिक कार्यों के कारण उन्होंने एक अलग पहचान, एक गरिमा हासिल की थी। और उनके जीवन के लिए संतोष का विषय हो सकता है कि बाकी काम तो उनके पहचान लिए ही, उनका बेटा भी उनके जीते जी एक पहचान बना पाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार स्वागत के लिए गजेंद्र यादव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गजेंद्र भाई, 2 साल में 1.5 साल तो आपके इंतजार में गुजरे, 6 महीने अब काम करते हुए, 2 साल को लेकर आपकी दृष्टि। देखिए, मैं सबसे पहले आपको आज धन्यवाद देता हूं कि आपने भिलाई को चुना अपने इस कार्यक्रम के लिए। उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, INS के कार्यक्रम के लिए। और मेरा सौभाग्य है, मैं आपको ज्यादा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आप अंतिम कड़े मुझे बुलाए। सबका भाव सुनने का मुझे अवसर मिला। 2 साल जो आप कह रहे हैं, वास्तव में ये तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मंत्री तो हम बनने के भी सोचे ही नहीं थे जी। विधायक बन गए, अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तो कुछ सोचे नहीं, अचानक मिल गया। तो वो तो सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। हम आभार व्यक्त करते हैं पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं का, वरिष्ठजनों का। बाद में माननीय विष्णुदेव साय जी के टीम में मुझे टीम के सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए और दुगना सौभाग्य की बात है। 2 साल में दुर्ग के बारे में बोलूं कि प्रदेश के बारे में पूछना चाह रहा हूं थोड़ा सा। मैं पहले चाहूंगा कि आप दुर्ग के विषय में बोलें, फिर प्रदेश पर मंत्री के स्तर पर बात कर लेंगे। दुर्ग के बारे में यह बहुत सौभाग्य रहा कि शुरू के 1.5 साल दुर्ग शहर में बहुत लंबा घूमने का, लोग बीच में रहने का समय, पूरा समय मैं 1.5 साल दुर्ग को दिया जी। उससे लाभ ये हुआ, दुर्ग की समस्या क्या है, उसकी बारीकियां क्या है, वहां के लोग क्या दिक्कत है, ये सारे विषय को समझने का बहुत सौभाग्य मिला। आप बोले दुर्ग में क्या वर्क हुए, अपन कह सकते हैं। तो जैसे बहुत देर तक बातचीत हुई, श्रद्धेय प्रेम प्रकाश पांडे जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने कहा कि दुर्ग और भिलाई शिक्षादानी है। शिक्षादानी के नाते सबसे पहला काम हमने किया कि हम लोग बहुत जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के बच्चे JEE, नीट्स और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े महानगरों की ओर जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, कोटा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। सबसे पहले प्रदेश का हमने रायपुर के तर्ज पे दुर्ग में भी एक नालंदा परिसर हो, ऐसा पहला मांग मैं किया था माननीय OP चौधरी साहब से जी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए सिर्फ दुर्ग भिलाई नहीं, प्रदेश के 11 बड़े शहरों में उन्होंने उसको लागू किया। आज भिलाई में भी बन रहा है, दुर्ग में भी बन रहा है। लगभग काम बहुत आधे से ज्यादा काम हो गया है। आने वाले समय में अत्याधुनिक कोचिंग पद्धति उस नालंदा परिसर में होगी। ये पहली उपलब्धि है। दूसरी बात, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जो उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जो IIT जैसे एक देश की विश्वसनीय विश्व स्तरीय संस्थान को जो भिलाई में लाया, उसका उपयोग हम यहाँ के बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा करें, उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक IIT के साथ बैठा, बहुत से विशेषज्ञों से बात किया तो ध्यान में आया कि 4 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर यहाँ के जो अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली और विदेशों में भी नौकरी करते हैं पैकेज में।
तो हमको लगा जब 4 लाख इतने योग्य लोग हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे भिलाई के हैं, हमारे दुर्ग के हैं, यदि उनके लिए एक आईटी पार्क यहीं क्यों न ला दिया जाए, तो एक साथ शहर का भी विकास होगा, लोगों का विकास होगा, और लोग अपने घर में अपने माँ, परिवार, परिजन के बीच में वो नौकरी करें। तो हम लोग आईटी पार्क का प्लान किया और बहुत सौभाग्य है, लगभग आईटी पार्क का मूर्त रूप ले लिया है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आईटी कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एमयू का कार्यक्रम दुर्ग में भी 27 एक बार जोरदार तालियां इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। तो लोगों को नौकरी के लिए हमने काम किया। भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया है, भिलाई 3। यहां की एक समस्या यह है कि बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में गंदा पानी शिवनाथ की ओर जाती है। अब शिवनाथ में हम सब जानते हैं जीवनदायिनी है, पूरा पुराना दुर्ग संभाग के लोग वहीं से पानी पीते हैं। अभी गंदा पानी जाता है, वो जो कलेक्टर साहब ने जो बोला, एसटीपी का पहला प्लान हमारे निवेदन पे हमारी सरकार ने, माननीय अरुण साहू जी ने दुर्ग के लिए 150 करोड़ रुपया और लगभग 200 करोड़ के आसपास भिलाई के लिए दिया। और ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एसटीपी जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो पेयजल की जो समस्या है, गंदा पानी की जो समस्या है, वो सदैव के लिए दूर हो जाएगी। पहले की जितनी भी सरकार थी, चाहे हमारी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जिसकी भी हो, पहले सड़कें बनती थी। सड़कों में एक समस्या था, ये भिलाई की सीमा है, दुर्ग की सीमा है, ये इस वार्ड का है, इस वार्ड का एक बंधन रहता था। उस बंधन को दूर करते हुए समुचित रूप से कैसा विकास हो शहर का, हमारे निवेदन पे हमारी सरकार ने नगरोत्थान योजना लाया। और जो छोटे छोटे एक गली गली जो हम पैसा देते थे, उसको छोटे छोटे पैसा नहीं देके एक बड़े रूप में, यदि भिलाई के सिरसा गेट से अगर कोई सड़क बन रही है तो नेवई तक कैसे वो सड़क पहुंचे, नगरोत्थान के नाम से सरकार ने एक योजना लागू किया, जिसमें नगरीय निकाय के जितने भी राशि है, चाहे सड़क की कीमत 8 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो जी। पहली बार ऐसा हुआ है, दुर्ग में 39 करोड़ के आसपास सड़कों के लिए पैसा है, 69 करोड़ भिलाई नगर निगम को आया है। छोटे छोटे काम तो होते हैं। पहली बार हमारी सरकार ने ये 2 साल में एक बड़ा दूरदृष्टि को देख के काम करने का प्रयास जो किया। अभी आप जानते हैं कल मैच हुआ शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम हमारी सरकार ने बनाया था, जो बीच में आप सुने कि बिजली बिल भी नहीं पट पाता था और जनरेटर से चलता था। वहां सुचारू रूप से मैच कैसा हो, उसको ध्यान में रख के हमारी सरकार ने बीसीसीआई का टाई अप हुआ, एमओयू हुआ। आज देख रहे हैं कि अभी 2 महीने में 2 मैच हो गए, आने वाले समय में और बड़े बड़े मैच होंगे। और उसका एक नियम है कि जहां बड़े मैच होते हैं उसके 30 किलोमीटर की दूरी पे उनको 2 अतिरिक्त और स्टेडियम की आवश्यकता रहती है। दुर्ग का जो रविशंकर स्टेडियम, जो बहुत पुराना और बहुत बड़ा स्टेडियम है, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम हम मानते हैं, उस स्टेडियम को बीसीसीआई 33 साल के लीज में ले रहे हैं। इससे आप एक बार जोरदार ऐलान इस घोषणा के लिए। गजेंद्र यादव जी बता रहे हैं कि रायपुर का स्टेडियम ही बीसीसीआई ने टेक ओवर नहीं किया है, अब दुर्ग का स्टेडियम भी जो है वो बीसीसीआई लेने वाला है। ये छोटा ऐलान नहीं है। बीसीसीआई अगर दुर्ग के स्टेडियम को 33 साल के लीज पर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय मैच के संदर्भ में अब दुर्ग भी दिख सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। तो इसे बताने के हेतु ये है कि 2 साल जो अल्प समय जो मिला, उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या शहर की ऊंचाई कैसे पहुंचे, मैच होंगे, देश भर के लोग आएंगे, दुनिया की नजर में दुर्ग दिखेगा, ऐसा हमने एक काम करने का प्रयास किया, लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए। नहीं, लेकिन एक बात बताओ, बात लंबी हो जाएगी गजेंद्र भाई। आप बता रहे हो हमने तो इतना बढ़िया काम किया, इतने करोड़ नगर निगम को, इसको इतने करोड़ इस नगर निगम को, पर थोड़ी देर पहले तो आपके सामने वो मेयर बैठे थे, वो तो रोए जा रहे थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आप बता रहे हो हाँ, पैसा तो अगर कहीं है तो यहीं पे है। ये दोनों विरोधाभास कैसे? इस सरकार में पैसे कहीं कोई कमी नहीं है, ये बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। शासन की जो योजना है, जो छोटे छोटे काम में वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो राजनीतिक क्षतिपूर्ति के लिए जो काम करना चाह रहे हैं, सरकार उसमें बिल्कुल सहमत नहीं है।
हम दूरगामी। आप देखेंगे किसी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कोई भी नगर पालिका को आप ले जाएंगे, अगर निकालेंगे एक एक नगर पालिका भिलाई में 1,000 करोड़ से ऊपर की राशि आगे हुई, लेकिन आज भी लोग मूलभूत समस्याओं से ग्रसित हैं। सरकार की मंशा ये है कि हम ऐसा राशि दें जिसका दूरगामी लाभ हो, और उस दृष्टिकोण से नगरोत्थान योजना लाया। पेयजल की जो समस्या आ रही है, भिलाई 3 के महापौर को मैं सुन रहा था, वो जो पेयजल की भी जो स्कीम है, जो वो डॉक्टर रमन सिंह सरकार की वो स्कीम है जिसको आज तक वो पूरा नहीं करा पाए जी। तो दोष से नहीं होगा। और जो अभी मैं हमारे जिलाधीश को सुन रहा था, नियम से चलेंगे। सरकारें किसी की भी रहे कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, आप नियमों से चलेंगे तो जनता को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अधिकारियों को दिक्कत नहीं होगा, और आप भी सुखी रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। देखो, नियमों से चलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, वो तो ठीक है, पर आपकी पार्टी ने जो किया उससे किसी को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? जब 2023 में चुनाव हुआ तो दुर्ग से गजेंद्र यादव जीते, वैशाली से रिकेश सिंह जीते, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर जीते, 1.5 साल बाद मंत्री गजेंद्र यादव बने। ये रिकेश सिंह जी और ललित चंद्राकर के चेहरे कितने बने? देखिए, ऐसा किसी के चेहरे में कोई भाव नहीं है। दुर्ग जिले में हम 4 विधायक हैं, मैं हूं, रिकेश सिंह जी हैं, ललित चंद्राकर जी हैं, कोटसेवाड़ा गुरु जी हैं, जो पूरा दुर्ग है उसमें 4 में मैं खुद कैबिनेट मंत्री हूं, 2 लोग कैबिनेट मंत्री के दर्जा हैं, और भगवान ने चाहा तो रिकेश सिंह भी कुछ अच्छी जगह जाएंगे। क्या बात है रिकेश सिंह जी, आपके लिए इतनी बड़ी शुभकामनाएं दे रहा, आप हाथ भी नहीं जोड़ रहे गजेंद्र भाई के। तो आप अंदाज लगाइए, 75% तो सरकार ने दिया दुर्ग को। पर आप ये बताओ कि इसी दुर्ग में पहले तो मुख्यमंत्री था गजेंद्र यादव, अब आके मंत्री बने, कितना बोझ महसूस करते हो, कितना दबाव रहता है? ना कहीं बोझ है ना कहीं कोई दबाव है, बहुत आनंद। अरे जिन लोगों को मुख्यमंत्री के साथ रहने की आदत थी, वो सारे बड़ी उम्मीद के साथ गजेंद्र भाई के पास आते होंगे। गजेंद्र जी उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करते हैं? आदत तो लग गई मुख्यमंत्री के साथ रहने की। कांग्रेस के जब माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी बोले, मैं उससे सहमत हूं जी। कांग्रेस के लोग, बल्कि कांग्रेस ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता था कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो 2 महीने में उनके जो सारे सपने टूट गए कि उनको लगा ये जो हम जो सोचे थे वो है ही नहीं। तो लोगों को जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बहुत संतुष्ट हैं, और सौभाग्य है माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। जहां तक जो संभव हो सकता है हम लोगों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में कितना बदला, पहले विधायक बनने के बाद और अब मंत्री बन जाने के बाद? जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, कल भी वही गजेंद्र था, आज भी वही गजेंद्र हूं। अंतर ये है, कल दुर्ग में घूमता था, दुर्ग की गलियों में, अब रायपुर जाना पड़ता है। तो दुर्ग कैसे संभालते हैं फिर? आज भी रूटीन दुर्ग के लोग जानते हैं। मैं रात यथासंभव दुर्ग में रुकता हूँ, सुबह उठता हूँ, आज ही मोटरसाइकिल से मैं शहर में घूमता हूँ। पद को अपने ऊपर बढ़ाएंगे तब तकलीफ आएगी। आप अपने आप को सामान्य चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं सुबह घूमने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, रोज एक मोहल्ले में मिलने जाता हूँ। आज भी वार्ड नंबर 16 में मैं लोगों से मिलने गया था, 15 नंबर 16 नंबर में। आज भी मैं 20 करोड़ का भी भूमि पूजन करके आ रहा हूँ दुर्ग के वार्ड नंबर 44 में। तो लोग क्या बोलते हैं, जो पहले 2 साल पहले सरकार थी और अब जो सरकार है, आप तो लोगों के बीच में घूम रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, और कार में नहीं मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, तो मानते हैं कि लोगों से बात भी आप करते होंगे। क्या बताते हैं लोग? सब कुछ साए हैं लोग ये या बोलते कुछ हैं, सतर्क रहने की जरूरत है गजेंद्र जी? पहले सरकार और अभी सरकार में सिर्फ ये अंतर है, पहले कोई अधिकारी कलेक्टर और एसपी वो ये नहीं सोच पाता था कि कल सुबह मैं यहाँ का कलेक्टर रहूंगा, एसपी रहूंगा, कब किसका कहां तबादला हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं थी, कब किसको कौन से अपराध में जबरदस्ती थाने में अंदर कर दिया जाए उसकी कोई गारंटी नहीं थी, कब किसके जमीन में कौन कब्जा कर लेगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज लोग इस सुकून से हैं कि प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। प्रशासन नाम कोई चीज है, कोई बात होगी तो हम जाके अपनी बात रख सकते हैं, हमारा कोई सुनेगा, ये भाव तो है लोगों में। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कोई किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती थी तो कोई सुनने वाला नहीं था। आज लोग कम से कम भय मुक्त हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। लोग भय मुक्त हैं,
अभी अभी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई गजेंद्र भाई। जी, लोग इस एहसास के साथ रहते हैं कि रायपुर जितना बड़ा है, जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तो दुर्ग भिलाई मिलकर ट्विन सिटी, छत्तीसगढ़ का इकलौता राज्य शहर। देखिए यहां पर पुलिस कमिश्नरी की कोई जरूरत महसूस करते हैं आप? कोई मंत्रिमंडल में आपने बात की रायपुर कर रहे हो, हमारे दुर्ग भिलाई के संदर्भ में क्या कर रहे हो? देखिए, पूरे देश में जहां भी पुलिस कमिश्नरी चालू हुआ, चाहे मुंबई हो, चाहे बनारस हो, चाहे गुवाहाटी हो, सारे जगह आप देखेंगे कि कोई भी राज्य पहले अपने एक शहर को पहले वो टारगेट मिलते हैं। उसमें कितनी संभावना है कि नहीं गजेंद्र भाई, मैं थोड़ी मदद करूंगा आपकी विनम्रता पूर्वक, आप अन्यथा नहीं लेंगे। अपन अधिकांश चीजें जो देखते हैं ना वो मध्य प्रदेश के साथ देखते हैं, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई तो भोपाल और इंदौर में साथ साथ लागू हुई। भोपाल के साथ साथ इंदौर को भी उसी स्तर का महसूस हुआ। गजेंद्र जी जैसा दमदार, असरदार मंत्री, रिकेश सेन, ललित चंद्राकर जैसे जुझारू विधायक दुर्ग की आवाज पहुंचा नहीं रहे क्या? देखिए, अभी सरकार 23 जनवरी कल से लागू की है और शुरुआत है। पहला चरण में हम देखते हैं कि उसमें क्या संभावनाएं हैं, कौन सी विषमताएं हैं, क्या दिक्कत आई है, उसको सुधारते हुए क्रमशः आगे बढ़ा जाएगा। एक साथ पूरे प्रदेश में अगर कोई योजना हम लागू कर दिया और बच हो गया तो बदनामी तो सरकार की भी हो सकती है। तो सरकार सीधे कोई कार्य करने के बजाय चरणबद्ध कोई काम करते हैं। आप भी देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट की योजनाएं जब आती है तो वो योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले कुछ हिस्सों को छूता है। आज सौभाग्य चूंकि राजधानी है, रायपुर 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी रायपुर में रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक रूप से सरकार ने राजधानी को लिया है। बाद में जब आवश्यकताएं महसूस होती जाएगी तो भिलाई दुर्ग में भी पुलिस कमिश्नरी। गजेंद्र यादव जी, एक जागरूक जनप्रतिनिधि के तहत क्या ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो अगले चरण में दुर्ग भिलाई को भी शामिल किया जाना चाहिए? ये आपका मानना है? जो चल रहा है चलने दो, हमारे साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट विभाजन दिख रहा है। बहुत लोग हैं तंत्र में जो कमिश्नरी चाहते नहीं। संजीव शुक्ला जी 10 साल पहले एसपी के तौर पर जितना बड़ा इलाका देखा करते थे, अब आईजी के रूप में उसका 1/3 इलाका देखेंगे पुलिस कमिश्नर के रूप में। क्या कहते हो गजेंद्र भाई? देखिए, पुलिस प्रशासन क्षेत्रवार से नहीं चलता, नंबर ऑफ क्राइम के हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है जी। पहले और अब में जो क्राइम के जो तरीके हैं वो बहुत बदल गए हैं। साइबर क्राइम हो गया जिसको पकड़ना बहुत असंभव रहता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कोई जिले का एसपी है वो कहीं उसका सिमट के रह गया कमिश्नरी में, ऐसा कोई बात नहीं है। और रहा सवाल भिलाई दुर्ग में, पुलिस कमिश्नरी प्राथमिकता जो शहरी बेल्ट है, एक निश्चित आबादी अगर हो, शहरी क्षेत्र हो, उसमें पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। जहां तक मुझे ध्यान में है कि रायपुर सफल होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद अधिकार दुर्ग भिलाई को पुलिस कमिश्नरी का मिलेगा। तो रायपुर अगर सफल रहा तो दुर्ग भिलाई उसके बाद शामिल होगा, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं गजेंद्र जी? बिल्कुल वो तय है। तय है। चलिए अब थोड़ी बात आपके मंत्री पद के संदर्भ में कर लेते हैं। कैसा जा रहा है? वो देवेंद्र यादव जम्बूरी जम्बूरी बहुत बोल रहे थे। मैं तो जब वहां गया जम्बूरी स्थल में जी, माननीय राज्यपाल महोदय के सामने जब उद्घाटन में गया तो मैं वहीं से आह्वान किया था कांग्रेस के सभी नेताओं को, आप सबसे आग्रह, एक बार आप देखने आइए कैसा जम्बूरी है, क्या है। मैं तो स्टेट का हूं, जो नेशनल चीफ कमिश्नर, जो हरियाणा जैसे गवर्नमेंट के सीएस रहे हैं, रेरा हरियाणा के चेयरमैन रहे के खंडेलवाल साहब, वो आके जब छत्तीसगढ़ में बोले कि हमने अभी 10 दिसंबर को नेशनल जम्बूरी लखनऊ में किया जिसकी लागत राशि 56 करोड़ थी। फरवरी में जयपुर में जम्बूरी हुआ जिसकी लागत राशि 35 करोड़ थी। वो इस आश्चर्य में कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जिस जम्बूरी की लागत 35 करोड़ है, जिस जम्बूरी की लागत 56 करोड़ है, उसी लेवल का और उसे बेहतर 5 करोड़ की राशि में इन्होंने जम्बूरी कैसे किया, वो विचारणीय विषय था। वो एएनआई के उसमें अपना इंटरव्यू दिए हैं
कि वो हतप्रभ थे, इतनी बेहतरीन व्यवस्था, इतने बच्चों की व्यवस्था, और उनके आग्रह पे पूरे देश के सारे बच्चों ने, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के बच्चों ने, श्रीलंका के बच्चों ने भी, आप अगर भारत स्काउट गाइड साइट में जाकर देखेंगे तो सारे बच्चों ने एक एक बच्चों का व्यू उन्होंने लिया। पूरे 13,000 बच्चों में एक भी बच्चे ने निगेटिव नहीं कहा। सारे बच्चे बोले कि हम पहली बार ऐसा व्यवस्था हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का देख रहे हैं। लोग धन्यवाद दिए। बीस दुर्ग से आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस वक्त मुखातिब हो रहे थे हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से। उनके तीखे सवालों के वो जवाब दे रहे थे। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या जम्बूरी को लेकर बात हो, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब वो दे रहे हैं। तो कार्यक्रम जारी है और इसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई दिग्गज भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें दुर्ग भिलाई के विधायक रिकेश सेन, प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व विधायक और मंत्री, और साथ ही राकेश पांडे, देवेंद्र यादव, ताम्रध्वज साहू पूर्व कैबिनेट मंत्री और तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें इस आयोजन की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, बुनियादी सवाल दुर्ग जिले से जुड़े हुए भी पूछे जा रहे हैं, और चूंकि जिला संवाद इस कार्यक्रम का नाम है, ऐसे में इसका जो फोकस है वो दुर्ग जिले पर, साथ साथ प्रदेश में 2 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर भी इस संवाद कार्यक्रम के जरिए संवाद हो रहा है, जहां पर माननीय अपने कामकाज के बारे में भी जानकारी दे रहे, किस तरह की उपलब्धियां है, किस तरह की चुनौतियां हैं, आगे के लिए क्या उनका रोड मैप है, भविष्य को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, इन तमाम विषयों को लेकर खुलकर वो बात कर रहे हैं। तो साथ ही साथ विपक्ष भी यहां पर मौजूद है, विपक्ष के नेता भी अपने सवाल खड़े कर रहे हैं और उसका भी जवाब मिल रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही संवाद है, ऐसे में संवाद स्थापित करते हुए कोशिश यही है कि प्रदेश के लिए और दुर्ग जिले के लिए जो बेहद जरूरी विषय हैं उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो, और एक तरीके से सार्थक संवाद जहां पर सभी गणमान्य मौजूद हैं और जिम्मेदारी के साथ सभी अपने जवाब दे रहे हैं। तो तीखे सवाल भी पूछे गए, ऐसे सवाल भी पूछे गए जिनके जवाब अमूमन जनप्रतिनिधि देने से बचते हैं, लेकिन बने कुछ लोग सीधे हेडमास्टर से प्रिंसिपल बने, अलग अलग प्रकार के सहायक शिक्षक से दुर्ग की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस के माननीय मंत्री थे प्रेम साय टेकाम जी, इतना हल्ला उड़ा कि मंत्री जी यहां इतना पहुंचाना है, इसलिए एक व्यक्ति के पीछे इतना पैकेज दो। 300 लोगों में हल्ला हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि उसको रोकना पड़ा, और अभी 12,000 लोगों का हमने प्रमोशन किया। आप कहीं नहीं सुने होंगे प्रमोशन में कोई ना आंदोलन हुआ, ना कोई कोर्ट गया, ना कहीं कोई विवाद आया। काउंसलिंग पद्धति से हमने लोगों को प्रमोशन किया। दूसरी बात, हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगभग 3,000 से भी ज्यादा लोग, 3,300 लोगों को हमने नौकरी में लगाया। हमारी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो रायता फैलाया था, रायता बोल रहा हूं जी, उसका कारण था आज जो बच्चे बीएड डीएड एक विषय चल रहा है प्रदेश में जी, उन्होंने जब भर्ती विज्ञापन की 4.5 साल तक सोए रहे, किसी प्रकार की कोई भर्ती उन्होंने नहीं ली। जब उनको लगा हाँ अब 2023 लग गया है,
2023 लग गए, चुनाव दिसंबर में, मई में उन्होंने विज्ञापन निकाला। और विज्ञापन कैसे निकाला? आप कोई भर्ती निकालते हैं, उनकी अहर्ताएं होती है, नियम होते हैं। ये डीएड वाले रहेंगे, बीएड वाले रहेंगे, ये सहायक शिक्षक रहेंगे, एलबी शिक्षक रहेंगे, ये प्रधान पाठक रहेंगे, सबका कैटेगरी तय होता है। कितने लोग वेटिंग में आएंगे, कितने लोग डायरेक्ट भर्ती होंगे, ये तय रहता है। कहीं किसी प्रकार का कोई नहीं रहा, सीधा एक साथ रायता फैला दिए। आज उसी कारण आधे से ज्यादा लोग कोर्ट गए, कोर्ट के निर्देशों का पालन सरकार को करना पड़ा। फिर भी सब स्थिति में हमने 3313 लोगों को हमने नौकरी में लगाया। कहीं उसमें भी कोई प्रकार की एक भी कोर्ट का प्रकरण छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ नहीं गया। पर डीएड के संदर्भ में कर क्या रहे हैं अपन? जिंदाबाद मुर्दाबाद रोज चल रहा है। मैं उसमें ही आना चाह रहा हूं। जब डीएड वालों ने बीएड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कहा कि आप इनकी नौकरी निकाल के आप डीएड को लीजिए। अब 3 महीना जो व्यक्ति काम कर चुका है उसको आप कैसे नौकरी से निकालेंगे? हमारी सरकार ने रास्ता निकाला, उन सारे बीएड वालों के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान नया पद क्रिएट किए। और वो जो 2500 जो लोग थे, वो सारे 2500 लोगों को हमने नौकरी में लगाया सहायक शिक्षक विज्ञान के रूप में। अब बचे जो डीएड के बच्चे थे, उन डीएड के बच्चों को 4 काउंसलिंग उनमें हमने पहले किया, 5वीं काउंसलिंग लेके इन बच्चों को हमने बुलाया। शिक्षक भर्ती 1 साल की अवधि थी, वो समाप्त हो गई। सरकार चाहती तो पहली बार में पल्ला झाड़ लेती कि हम किसी की नौकरी में नहीं रख सकते जी, लेकिन सरकार उस विषय को कैबिनेट में प्रस्ताव लाए। 1 साल की अवधि हमने बढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। और जो डीएड के जो बच्चे हैं, 1324 बच्चों को हमने भर्ती किया। जब भर्ती करते करते उनका जो रैंक है, जो रैंक सामान्य वर्ग का रैंक 7000 से ऊपर हो गया और आरक्षित रैंक जब 70,000 में आ गया, तब सरकार को लगा पासिंग नंबर से भी कम हम जा रहे हैं, इससे हमारे शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, चरमरा जाएगी। तो सरकार ने कहा ये जो भर्ती हो गई है, इसके बाद हम नई भर्ती हम लेंगे। हमारी इच्छा कहीं किसी को प्रताड़ित करने की नहीं है, किसी के साथ अन्याय करने की नहीं है। सरकार की मंशा है शिक्षक भर्ती करना है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली भी हो। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए। शिक्षा को सबसे बड़ा नुकसान अतीत में जो हुआ है वो शिक्षाकर्मी व्यवस्था से हुआ। एक बड़े पैमाने पर गुणवत्ता के स्तर पर समझौते हुए। मुझे लगता है सदन का समर्थन आना चाहिए कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जितनी कठोरता और जितनी कड़ाई हो, उसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें देश का भविष्य करना होता है। मैं चाहूंगा जी, और अभी सरकार ने कह दिया है इन्हीं बच्चों का जी, मैं खुद 3 बार उनको बुलवाया, हमारे डायरेक्टर गए, सेक्रेटरी गए, हमारे प्रतिनिधि मंडल गए। उसके बाद सरकार बोल रही है कि तुरंत पहले 4708 पद निकालने की बात हुई, कल परसों माननीय मुख्यमंत्री का सीधे 5000 की भर्ती तुरंत निकाली है। और उस भर्ती शर्त में हमने 20% कभी भी बढ़ा सकते हैं, उसमें ऐसा वो शर्त बनाया है। और सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से निर्देशित किया गया व्यापम को कि आप तत्काल फरवरी महीने तक विज्ञापन जारी करें, नए शिक्षा सत्र चालू होने के पहले उनकी भर्ती हो। तो ये इस बात को दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। तो सरकार तो संवेदनशील है गजेंद्र भाई। अब आखिरी दौर की बातचीत पर हैं, आप सरकार का हिस्सा बने हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों में बैठ रहे हैं, कई जगह से आवाज आती है कि सरकार अफसर चला रहे हैं। आपका अनुभव क्या आया? देखिए ये बात तो आप सरकार चला रहे हैं या अफसर आपको चला रहे हैं? देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसको असहमत हूं आपसे। नहीं, मेरा असहमत नहीं है, मेरा सवाल है। नहीं, आपके सवाल से मैं असहमत हूं। हाँ। मैं कहना चाहता हूं सरकार नेता चलाते हैं जी, लेकिन उसके विधि विधायी नियम शर्त, क्योंकि आज हर व्यक्ति, हम जान रहे हैं आरटी लागू है इस देश में, हर व्यक्ति कोई भी घटना लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है जी, कोई भी आप निर्णय लेंगे तुरंत जाके कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं जहां वो सरकार के खिलाफ हो सकते हैं। अधिकारियों का काम ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन में बैठे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे माननीय मंत्रीगण हो,
वो ऐसा कोई निर्णय ना हो जो बाद में जन अहितकारी हो, सरकार के खिलाफ हो, या जिससे कारण व्यक्तिगत रूप से कहीं उनको कोई तकलीफ ना है। जो आप देख रहे हैं पिछली गवर्नमेंट कैसे सरकार चलाई थी, आज उसका दुर्भाग्य क्या हुआ, कितने लोग जेल में हैं, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, आप ही देख रहे हैं उसको जी। तो सरकार नेता चलाता है, लेकिन नियम जो संबंधित अधिकारी उसके नीति नियम को बताते हैं, उसके अनुरूप कोई भी कैबिनेट निर्णय लेती है। तो एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ज्यादा दुविधा में नहीं डालता उसके पीछे जाके आपको, दोनों के अंतर को बताएंगे गजेंद्र जी? बिल्कुल अपने दुर्ग के भूपेश ज्यादा भाई या जशपुर के विष्णुदेव साय ज्यादा लुभाए? छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी है, जो मणि प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा, अजीत जोगी को लोगों ने देखा जी। वो अजीत जोगी के 2.5 साल को लोगों ने 15 साल तक भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह को पसंद किए लोग, और इसके 5 साल को आने वाले 25 साल तक विष्णुदेव साय जी को ही लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोग भोले भाले सीधे साधे और बहुत सरल व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं। 25 साल तक आप विष्णुदेव साय जी को देख रहे हो, आपकी पार्टी के बाकी नेताओं का क्या होगा? बड़ी उम्मीद के साथ रहते हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी 15 साल रहे, तो यहाँ की जो जनता अरे है, वो तो ठीक है भाई, कुछ तो अपने बाकी सहयोगियों के प्रति सद्भावना रखो। आपने 25 साल पूरे विष्णुदेव साय जी के नाम रख दिए। अरे भाजपा की सरकार रहेगी 25 साल। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सरल, बहुत मिलनसार, बहुत गांव के एक आम आदमी भी बिना किसी संकोच से उनसे मिलता है, मैं खुद देखा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जैसे जनरल मीटिंग जब होती है, आम कार्यकर्ता आके उनके टेबल के बाजू में बैठ के संबोधन करता है। ये माननीय मुख्यमंत्री की विशेषता है, माननीय विष्णुदेव साय जी की। तो गजेंद्र भाई ये बात बताओ, ऐसा कौन सा गुण आपको विष्णुदेव साय जी में दिखा जिसको आप अपने जीवन में भी उतारना चाहते हो? उनकी सरलता, इतने सरल हैं। तो लोग तो आपको भी सरल ही मानते हैं, लोग तो आपको भी सरल ही मानते हैं। सरल रहना भी चाहिए। अरे मैंने तो वो बताओ जनता के बीच में जो है तो आपको सरलता- लगता है कि मेरे में नहीं और उनके पास है। या तो आप बोलोगे मैं बड़ा अखड़ू आदमी हूं, अब सरल होना चाहता हूं उन्हें देख के, या फिर कोई ऐसी विशेषता जो गजेंद्र यादव जी ने इस दौरान नजदीक से समय बिताकर महसूस की हो। पहला उनकी सरलता, दूसरा उनके अंदर किसी प्रकार कोई महत्वाकांक्षा नहीं जी। एक राजनेता को सतत मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से पार्टी काम करना चाहिए बिना किसी महत्वाकांक्षा के। और हमारे सामने विष्णुदेव साय जैसे एक मॉडल राजनेताओं के लिए प्रस्तुत हैं। आप देखेंगे इतने सरल हैं, कभी उन्होंने ये महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं किया। पार्टी ने उनको 4 बार सांसद बनाया, तब भी वो वैसे ही थे। पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, तब भी वैसे ही थे। पार्टी ने उनको 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, तब भी वैसे ही थे। जब प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया, तब भी उन्होंने कभी कोई आक्षेप नहीं किया। तो ऐसा गुणी व्यक्ति ये बहुत विरले मिलते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि माननीय विष्णुदेव साय जैसा व्यक्तित्व हमारा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं, और उस पार्टी के नेतृत्व करता माननीय विष्णुदेव साय जैसे व्यक्तित्व है, हमारे लिए सौभाग्य और गौरव दोनों की बात है। कौन सा ज्यादा सौभाग्य है? विष्णुदेव साय जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर मिला, ये ज्यादा सौभाग्य की बात है, या नितिन नवीन जैसा प्रभारी मिला था, ये ज्यादा सौभाग्य की बात है? दोनों हैं, दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों की विशेषताएं हैं। मैं तो माननीय नितिन नवीन जी को देखा एक दिन, मैं रात कितना को- चौंके आप हैं? जब पता चला कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मजेदार बात बता रहा हूं, जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए, जी। उसके एक दिन मैं ही उनको छोड़ने गया था पटना। जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और मैं उनके काम को देखा, 2:30 बजे रात तक मैं जब पटना में था जी। चुनाव में, तो मैं और माननीय नितिन नवीन जी 2:30 बजे रात को मीटिंग करने गए हमारे एक राष्ट्रीय नेता के साथ, और सुबह 6:15 में मैं पता चला माननीय नितिन नवीन जी कहीं और मीटिंग करने गए। तो ऐसे जीवट व्यक्तित्व, ऐसा युवा नेतृत्व आप देखे होंगे। जब सह-प्रभारी थे तब, प्रभारी थे तब, माननीय नितिन नवीन जी 3 साल के इस समय में छत्तीसगढ़ के लगभग सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बाई नेम जाने लग गए। पूरे 90 विधानसभा, 146 विकास खंड, ऐसा कोई विकास खंड नहीं है जहां माननीय नितिन नवीन जी प्रभारी के रूप में नहीं गए होंगे।
तो उनकी मेहनत, लगनशीलता और युवा जोश है, उसका लाभ स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मिलेगा, उसका लाभ तो मिलेगा ही। चलिए, तो अब आखिरी बिंदु है। 2 साल तो हो गए, 3 साल बचे हैं। क्या कर देंगे 3 साल में दुर्ग भिलाई के लिए गजेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय की सरकार? बहुत स्पष्ट है, हमने शुरू के 2 साल जो रोड में प्लान किया है जी, आप जो SCR के संबंध में बोल रहे थे, मैं STP के बारे में बोल रहा हूँ, नालंदा परिसर के बारे में बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे कुर्सी पार्क गेट हो, चाहे सिरसा गेट हो, इसके फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ, और धंधा वाला राजीव गांधी से चाहे वो भी बजट में है पिछले 2 साल से, वो तो चालू हो जाता। उसमें क्या हुआ, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। 47 करोड़ रुपया, 57 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उसके लिए बजट में रखा। पैसा आ गया, सब हो गया। हमने जो ब्रिज को बनाने का, सीधा स्ट्रीट ब्रिज बनाने का प्लान था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि हमारे ब्रिज के पहले भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार हमारा दुर्ग भिलाई का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसको मॉडल स्टेशन में ले लिए। तो जो बीच का जो पार्ट है जिसमें हम चाह रहे थे, वो उसमें उनकी बिल्डिंग आ रही, तो मजबूरीवश हमको रिवाइज करना पड़ा उस एस्टीमेट को। फिर से अब जो पुराना ब्रिज है उसी को तोड़ के नहीं एक्सपांड करेंगे, दोनों प्रकार तरफ पहले ब्रिज बनाएंगे, फिर जब दोनों आजू बाजू बन जाएगा तो बीच को फिर से बनाएंगे। तो फिर नए लगभग 80 करोड़ रुपया का फिर बजट में गया है। तो इस साल वो बजट में आ जाएगा। सेतु निगम उसको प्रायोरिटी ली है नंबर 1 में, चूंकि वो 30 साल से ज्यादा हो गए और कभी भी डैमेज हो सकता है जी। तो आने वाले समय में वो ब्रिज भी चालू हो जाएगा। मेरा ही कहना है कि हमने जितना प्लान किया है, चाहे खरखला जलाशय का पानी सीधा शिवनाथ में आए, क्योंकि जल संकट एक बड़ी समस्या होती है, नदी के माध्यम से पानी आते हैं, लगभग हमको 150 किलोमीटर पानी चल के आता है। पानी बहुत सारे मिट्टी में, सीपेज में चले जाते हैं, कुछ चोरी हो जाती है, कुछ गांव वाले पंप से खींचते हैं। ये सब उससे बचाव के लिए पाइपलाइन लगा के सीधा खरखरा का पानी दुर्ग को लाएगा, जिससे जो दुर्ग और भिलाई जो बड़ी आबादी जो पेयजल के लिए शिवनाथ से पानी लेती है, सीधा वो पाइपलाइन से आएगा तो पानी तत्काल त्वरित पहुंचेगा, लीकेज, किसी प्रकार कोई लीकेज नहीं होगा, पानी की बचत होगी, समय की बचत होगी। इसको भी हम प्लान कर रहे हैं। अभी बजट में आ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको लिए हैं। तो जितने काम हम जो बड़े काम सोचे हैं, या तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय छत्तीसगढ़ में हुए हैं, या आने वाले समय में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के समय कंप्लीट होंगे। बीच का कुछ नहीं था 5 साल। तो कुल मिला के गजेंद्र यादव जी बहुत आश्वस्त हैं कि 3 साल बाद उनके पास इतनी लंबी फेरिस्त होगी, चाहे वो हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे ललित जी हो, प्रेम प्रकाश जी हो। बाकी भाजपा में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये गजेंद्र जी कह रहे हैं। पर अभी जो है ये मानते हैं कि अगर पार्टी ने इनको फिर से जनता के बीच जाने का मौका दिया तो उनके पास सिर ऊंचा करके जाने के अवसर पर्याप्त तौर पर रहेंगे। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए। ये बात आपको समझ में आई गई है कि सहजता और सरलता व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है। विष्णुदेव साय जी और नितिन नवीन आपके सामने उदाहरण है। लोग आपको भी संभावनाशील मानते हैं, तो मानते हैं कि आपकी सहजता और सरलता ऐसी ही बनी रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समापन की बेला है, कुछ लोगों का हमें सम्मान करना है। मैं आग्रह करूंगा सोनल जी से, हमारे न्यूज एडिटर से, कि वो आगे का समापन का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब हम अंतिम बेला में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये समय वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को हमारे समाज के बीच से चुना है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं लगातार, और बेहद ईमानदारी से चयन हमने किया। इसके लिए मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी अजय चौधरी जी को। प्रेम प्रकाश पांडे जी और रिकेश जी, आपसे अनुरोध है। मुकेश जी, आपसे भी अनुरोध है, ऊपर आ जाइए सर सभी लोग जी। और सबसे पहले हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं अजय चौधरी जी को।
जो कि बिल्हाई पावर हाउस क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया है, एक बेहद गंभीर समस्या जिससे आप जूझते होंगे, और वो है सर्प यानी सांपों की समस्या। तो 19 सालों से ये लगातार कार्य कर रहे हैं और सर्प और ऐसे ही विषैले जीव जंतुओं को पकड़ते हैं, आपकी जान बचाते हैं। 70,000 से ज्यादा सांपों को ये अब तक पकड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 18,000 सांपों का डेटा तैयार किया है इन्होंने। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवाएं दी और नेवा नेचर संस्था के तहत सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। हरिभूमि और INS 24/7 इन्हें सम्मानित कर रहा है। इस विशिष्ट मंच के माध्यम से बहुत आभार व्यक्त कर रहा है, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी ईश्वर उपाध्याय जी को, जो कि जामुल भिलाई के निवासी हैं। ईश्वर उपाध्याय जी 2004 से प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के माध्यम से जन सेवा में जुड़े हुए हैं। सगाई की अंगूठी और चेन तक को गिरवी रख दिया। बताइए, अपनी सगाई की अंगूठी और चेन को गिरवी रखा। कोविड केयर सेंटर खोला इन्होंने और इसके बाद 169 कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ करवाया और घर लौटाया है। गौ सेवा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी लालेश्वरी साहू जी को। मिनी माता सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2025 से सम्मानित हैं ये। स्वच्छता प्रहरी सम्मान 2022 भी इनको मिल चुका है। हमर संगवारी संचालिका हैं और विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इन सभी बहनों के लिए जोरदार तालियां। ललेश्वरी साहू जी, इनको मंच सम्मानित करके बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि वाकई में महिलाओं की एक स्थिति समाज में और उसके बाद विधवा महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में और ऐसी महिलाओं की सेवा करना, उन्हें वो सम्मान समाज में दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है।